इसके रिगार्डिंग जो बॉयल का नियम है, चार्ल्स का नियम है, याद रखिएगा। बॉयल का नियम कहता है कि स्थिर ताप पर गैस की नियत मात्रा का आयतन उसके दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है, मतलब व्युत्क्रमानुपाती होता है। फिर से रिपीट करते हैं कि ताप अगर कांस्टेंट है यानी स्थिर ताप पर गैस का भी जो मात्रा है वो फिक्स है, उसके दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ओके, चार्ल्स का नियम कहता है कि स्थिर दाब पर किसी गैस की नियत मात्रा का आयतन उसके परम ताप का सीधा अनुपाती होता है। यहाँ पे क्या था, दाब का व्युत्क्रमानुपाती, और यहाँ पे क्या है, उसके परम ताप का सीधा अनुक्रमानुपाती होता है। परम ताप क्या होता है, तो 273 में आप जितना डिग्री सेल्सियस पे गर्म होता है वो ऐड कर दो, यानी संभवतः 373 डिग्री सेल्सियस ही होता है। ओके, ये होता है परम ताप। एवोगाड्रो का नियम, समान ताप एवं दाब पर सभी गैस के समान आयतन के अणुओं की संख्या समान होती है। एवोगाड्रो क्या कहता है कि समान ताप और दाब पर सभी गैसों के समान आयतन के अणु समान होता है। जहाँ पे आपको समान समान देखने को मिले वो हो गया एवोगाड्रो का नंबर। बॉयल का नियम क्या कहता है, व्युत्क्रमानुपाती वाला होगा, और चार्ल्स क्या कहता है, सीधा अनुपातिक होगा। तो इस सब चीज़ को याद रखिएगा, आप एग्जाम में टिक कर पाइएगा। ओके, सामान्य ताप एवं दाब पर भिन्न भिन्न गैसों के 1 ग्राम अणु का आयतन 22.4 लीटर होता है। इस पर 22.4 लीटर में 6.022 गुने 10⁻23 अणु होते हैं। ये एक एवोगाड्रो संख्या है, ये इतना अणु होता है। अब अवस्था समीकरण का PV बराबर nRT होता है, ये फॉर्मूला याद होगा, जिसमें R क्या है, एक मोलर गैस स्थिरांक है। R क्या है, एक मोलर गैस स्थिरांक है। PV बराबर अगर RT की बात करें तो N जो होता है इसमें N, ये क्या है, एक मोल है गैस के लिए, उसका मान फिक्स होता है यानी कांस्टेंट होता है। गैसों के विसरण घनत्व के अंतर रहते हुए पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध गैसों के आपस में मिलने जुलने की स्वाभाविक प्रक्रिया विसरण कहलाती है। अब समझो, जैसे पानी गर्म करते हैं तो नीचे का पानी गर्म होते होते धीरे धीरे क्या होता है, ऊपर का पानी गर्म हो जाता है। हवा में भी ऐसे ही होता है, लोहा में भी ऐसे ही होता है। लेकिन यहाँ पे याद रखना है, गैस जो गर्म होता है वो किसके थ्रू होता है, डिफ्यूजन के थ्रू, विसरण के थ्रू वो गर्म होता है, मतलब वो आपस में मिलता जुलता है उसका अणु। ओके, तो यहाँ पे याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, गैसों का विसरण होता है, गैसों में क्या होता है, विसरण होता है। आगे ग्राहम का गैसीय विसरण नियम, नियत ताप एवं दाब पर गैसों की विसरण की आपेक्षिक गति या उसकी घनत्व तथा अनुभार के वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। फिर से रिपीट करेंगे कि अगर ताप और दाब दोनों कांस्टेंट है, मतलब लैब में अगर किया जा रहा है, तो विसरण की जो आपेक्षिक गति, उसके घनत्व और उसके अनुभार का जो वर्गमूल निकालेंगे उसके बराबर होता है। तो यहीं पे वही फार्मूला दिया गया है कि R1 बराबर क्या होगा, √d2/d1 बराबर √m1/m, मतलब m2/m1, जिसमें कि अगर हाइड्रोजन के साथ 16 किया, ऑक्सीजन के साथ 1, 4/1 होगा, यानी RH बराबर क्या है, 4R वो है। अतः हाइड्रोजन गैस के विसरण की गति ऑक्सीजन गैस के विसरण की गति का 4 गुना से अधिक है। एक्सरसाइज 4 यहाँ पे दिया गया है, तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण। देखो गैस वाले में ना जो 3-4 साइंटिस्ट का नाम था और उनका क्या थ्योरी था, वो सबसे अधिक इम्पोर्टेंट है, और विसरण थोड़ा याद रखिएगा। उसके बाद है तत्वों का आवर्त वर्गीकरण, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसमें आपको हर सेंटेंस याद करना पड़ेगा। मेंडलीफ का आवर्त नियम, 19वीं शताब्दी के मध्य में रशियन वैज्ञानिक D.I. मेंडलीफ 1869 ने तत्वों में उनके यौगिकों के तुलनात्मक अध्ययन से एक नियम प्रस्तुत किया जिसे मेंडलीफ का आवर्त नियम कहते हैं। मेंडलीफ के आवर्त नियम के अनुसार तत्वों का भौतिक एवं रासायनिक गुण उसके परमाणु भार के आवर्त फलन होता है। सेंटेंस को फिर से समझो, जो मेंडलीफ था उन्होंने जो तत्वों का जो अपना सारणी लगाया या जो भी किया वो किसके आधार पर किया था, परमाणु भार के आधार पर। इसको याद रखना, मेंडलीफ यानी परमाणु भार, मेंडलीफ यानी परमाणु भार, एटॉमिक मास, एम से मेंडलीफ, एम से मास, एटॉमिक मास। ओके, मेंडलीफ द्वारा बनाई गई आवर्त सारणी में 9 वर्ग और 7 आवर्त थे। मेंडलीफ जो मतलब ये बनाया था सारणी, उसमें क्या था, 9 वर्ग और 7 आवर्त थे। मेंडलीफ ने उस समय तक ज्ञात सभी तत्वों के शामिल करने के अतिरिक्त
बहुत से अज्ञात तत्वों के लिए अतिरिक्त स्थान छोड़ दिया था, मेंडलीव भी छोड़ दिया था। मेंडलीव के आवर्त सारणी का दोष क्या था, क्या सा प्रॉब्लम था उसमें? हाइड्रोजन को क्षार धातु और हैलोजन जैसे दूसरे व्यवहार के कारण दोनों वर्गों में रखा गया था। हाइड्रोजन को समान गुण वाले तत्वों को अलग अलग रखा गया, जैसे कि कॉपर और Hg, यानी ये हो गया आपका क्या कहा जाता है उसको, पारा मरकरी। फिर Ag है, Ti, Au और Pt तथा Ba और Pb, इसको अलग अलग रखा गया था, जबकि समान गुण का था ये सब। उच्च परमाणु भार वाले तत्वों को कम परमाणु भार वाले तत्वों के पहले रखा गया, जैसे कि आयोडीन और ड्यूटेरियम के बाद रखा गया। मतलब आयोडीन क्या होना था, पहले रखना था, और ड्यूटेरियम बाद में रखना था। तो ये सब थोड़ा उल्टा पुल्टा था। समस्थानिकों के लिए स्थान ही नहीं था कोई। 8वें वर्ग में 3 तत्वों को एक साथ समूहित किया गया था, क्योंकि तीनों का भार क्या हो गया था, एक ही जैसा हो गया था। अब है आधुनिक आवर्त सारणी। आधुनिक आवर्त सारणी के जो प्रतिपादक है वो मोसले को कहा जाता है। अभी हमने क्या पढ़ा था, मेंडलीव, तो वो सबसे पहले वाले थे, ठीक ना, 1869 में। याद रखिएगा, ये सब बहुत पूछता है। आधुनिक आवर्त सारणी मोसले 1913 में निम्न पर आधारित था। इसके अनुसार तत्वों का गुण और उसका परमाणु संख्या के आवर्त फलन था। उसमें क्या था, मोसले वाले में क्या है कि एटॉमिक नंबर पे, एटॉमिक नंबर, और मेंडलीव वाले में क्या था, एटॉमिक मास पर था, परमाणु द्रव्यमान पर था। अब इसका गुण क्या सब है देख लीजिए, याद करना पड़ेगा पूरा। प्रश्न ऐसे आ जाता है कि मोसले के आवर्त सारणी या आधुनिक आवर्त सारणी में अगर वर्ग में ऊपर से नीचे आता है तो परमाणु आकार में क्या परिवर्तन होगा, तो बढ़ता है। ऐसे करके याद करना पड़ेगा आपको। तो परमाणु का आकार अगर ऊपर से नीचे आएगा तो बढ़ रहा है, बाएं से दाएं जाएगा तो घट जाएगा। विद्युत घनात्मकता ये भी ऊपर से नीचे आने में बढ़ता है और बाएं से दाएं जाने पर घटता है। आयनन ऊर्जा ऊपर से नीचे आने पर घट जाएगा और बाएं से दाएं जाने पर बढ़ जाता है। एक भी आपको याद रहेगा ना तो काम चल जाएगा, क्योंकि इसके अपोजिट आप देख रहे हो कि उलट जाता है। विद्युत ऋणात्मकता ऊपर से नीचे आने पर घटता है तो बाएं से दाएं जाने पर बढ़ जाता है। इलेक्ट्रॉनिक प्रीति ये ऊपर से नीचे आने पर घटता है और जबकि बाएं से दाएं जाने पर बढ़ जाता है। आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्त की संख्या 7 होती है और वर्ग की संख्या कितनी है, 9 है। फिर से रिपीट कर लो, आधुनिक आवर्त सारणी में जो आवर्त की संख्या है वो 7 है और वर्ग की संख्या कितनी है, 9 है। वर्ग 1 से लेकर 7 तक 2 उपवर्ग यानी ए और बी में बांटे गए हैं। इस प्रकार कुल वर्गों की संख्या कितनी हो जाती है, 18 हो जाती है। अगर पूछे सीधा वर्ग की संख्या तो 9, टोटल वर्ग पूछे उपवर्ग के सहित तो आंसर अपना क्या बन जाएगा, 18। वो आप ऑप्शन को देखोगे तो उस पर टिक कर सकते हो, क्योंकि अगर 12 मान लो दिया है, 17 दिया है, 18 दिया है और 20 दे दिया है तो आप 9 पे क्यों टिक करोगे, 9 है ही नहीं यहाँ पे, तो आपको 18 पे टिक करना है। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग आप इसको टिक कर लोगे। प्रत्येक आवर्त का प्रथम सदस्य क्षार धातु है, बहुत इंपॉर्टेंट है। जो भी आवर्त है उसमें उसका प्रथम सदस्य क्या है, क्षार धातु है, और अंतिम सदस्य क्या है, इसमें इनर्ट गैस होता है। ओके, सिर्फ पहले आवर्त का पहला सदस्य हाइड्रोजन है जो कि अपवाद है। अच्छा ये भी थोड़ा समझ लो, जैसे आवर्त है ना, तो ये वाला लाइन हुआ आवर्त, खड़ा वाला लाइन, ठीक ना, और लेटा हुआ लाइन क्या होता है, वर्ग होता है। आवर्त कौन सा होता है, खड़ा लाइन पूछेगा, लेटा हुआ लाइन क्या प्रदर्शित करता है तो वो वर्ग होता है, जबकि ये लाइन क्या होता है, आवर्त होता है। मैं सही कह रहा हूँ ना, ये आवर्त होता है, हाँ सही है। ओके, अब आगे आते हैं। आधुनिक आवर्त सारणी में परमाणुओं की संख्या 57 से लेकर 71 तक लेंथेनाइड श्रेणी और परमाणु 89 से लेकर 103 तक एक्टिनाइड श्रेणी में आता है। ये दोनों नीचे में 2 लाइन आप लोग देखते हो पीरियोडिक टेबल में। तो ये 57 से लेकर 71 तक क्या होता है, लेंथेनाइड, और 89 से 103 तक क्या होता है, एक्टिनाइड श्रेणी में आता है। अब नोट में दिया गया है, दुर्लभ मृदा आवर्त सारणी में ज्ञात 118 रासायनिक तत्वों में से 17 तत्वों का एक प्रमुख समूह है। प्रमुख समूह में लेंथेनाइड समूह के रासायनिक तत्वों के 15 तत्व और स्कैंडियन या ट्रिटियम को सम्मिलित रूप से दुर्लभ मृदा धातु के नाम से जानते हैं। दुर्लभ मृदा धातु विभिन्न प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक सामानों, डिस्क ड्राइव, MP3 प्लेयर्स, मिनिएचर चार्जेबल बैटरीज, डिस्प्ले, टीवी मॉनिटर, नाइट विजन चश्मा, मोबाइल फ़ोन आदि के निर्माण में इसका उपयोग होता है। मिसाइल निर्देश प्रणाली, जेट फाइटर इंजन, अंडर वाटर माइन डिटेक्टर्स आदि के निर्माण में इसका व्यापक महत्व है।
वैश्विक स्तर पर दुर्लभ मृदा निक्षेपों भंडार के मामले में चीन जो है प्रथम स्थान पर है। इसके बाद क्रमशः ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया, भारत, अमेरिका और मलेशिया का स्थान आता है। अब है आयनन विभव क्या होता है, ऊर्जा। अच्छा, ये एनोंशियल पोजीशन क्या होता है, मेनली आयन पोटेंशियल क्या होता है। तो ऊर्जा की वह न्यूनतम मात्रा जो तत्व के एक गैसीय परमाणु की बाह्यतम कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन को निकालकर बाहर करने के लिए जो आवश्यक होता है उसे हम क्या कहते हैं, आयनन विभव। इसमें इलेक्ट्रॉन की बात होगी आयनन विभव में। ओके, इलेक्ट्रॉन बंधुता, जब उदासीन परमाणु एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है और उसके फलस्वरूप उत्पन्न ऊर्जा को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन बंधुता, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। वर्ग 7a के तत्वों की इलेक्ट्रॉनिक बंधुता उच्च होती है। सबसे अधिक इलेक्ट्रॉन बंधुता क्लोरीन की होती है, बहुत इंपॉर्टेंट। सबसे अधिक किसका होता है, क्लोरीन का होता है। विद्युत ऋणात्मकता, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, किसी तत्व की परमाणु की क्षमता उससे वह साझेदारी की इलेक्ट्रॉन जोड़ी को अपनी ओर खींचती है, उसे उस तत्व की विद्युत ऋणात्मकता कहते हैं। इसमें आयनन विभव प्लस इलेक्ट्रॉन बंधुता डिवाइड दिया जाता है 5.6 से। फ्लोरीन का जो ऋणात्मकता होता है सबसे अधिक होता है, और इलेक्ट्रॉन बंधुता किसका अधिक होता है, क्लोरीन का। याद रखिएगा, एक जगह फ्लोरीन है और दूसरी जगह क्लोरीन है। निष्क्रिय गैस का गलनांक निम्न होता है, वही वर्ग 4a के तत्वों का गलनांक उच्च होता है। सबसे उच्च किसका हो गया, 4a का, और सबसे निम्न किसका हो गया, निष्क्रिय गैसों का। अब आगे जो एक्सरसाइज 5